Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to study few multiple choice questions on the poem On the Grasshopper and Cricket, which is composed by a famous romantic poet John Keats. दोस्तों, इस पोएम पर कुछ प्रश्न देखने से पहले हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया समझते हैं, इसकी थीम समझते हैं। दोस्तों, इस पोएम में ग्रास हॉपर और क्रिकेट ये दो इंसेक्ट्स एक सिंबॉलिकली यूज किए हैं और ये सिंबल्स है। कैसे सिंबल्स है? ये पृथ्वी पर नेचर का, ये पृथ्वी पर जो कुदरत है उसका एक अनोखा संगीत है और ये संगीत हमेशा शुरू रहता है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी हार्श वेदर क्यों ना हो, कितना भी हार्श क्लाइमेट क्यों ना हो, ये संगीत जो कि कुदरत का संगीत है, जो पृथ्वी का संगीत भी कहलाता है, ये हमेशा शुरू रहता है। तो पर्टिकुलरली ये पोएम में दो सीजन इसमें रिप्रेजेंटेटिव तरीके से लिए गए हैं। एक है समर सीजन और दूसरा है विंटर सीजन। समर जब बहुत ही हॉट होता है, ओके, अनबेरेबल होता है, जो कि हम बेयर नहीं कर सकते, और विंटर बहुत ही कोल्ड होता है, तो ऐसा कोल्ड विंटर जब हम सहन नहीं कर सकते, उसी समय में भी पृथ्वी का संगीत शुरू रहता है, वो कभी थमता नहीं, वो कभी रुकता नहीं। तो ये जो पृथ्वी का संगीत है, ये पृथ्वी का संगीत कैसे शुरू रहता है सिंबॉलिकली इस पोएम में जॉन किट्स हमें बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पोएम पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जॉन किट्स पोएट्री? जॉन किट्स की पोएट्री का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो यहाँ तीन ऑप्शंस है जो कि फीचर्स है और एक है जो कि नहीं है। ऑप्शंस आर ए, विविड इमेजरी, B, great sensuous appeal that Keats's poetry appeals to our sense organs, C, moral preaching, D, an attempt to express a philosophy through classical legend. तो ऑप्शंस ए, बी और डी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन ऑप्शन सी जो कि मॉरल प्रीचिंग है, ओके, ये जॉन किट्स की पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, John Keats was died at the age of dash. Options are A, 21, B, 25, C, 30, D, 27. तो जॉन किट्स एक बहुत ही पॉपुलर, फेमस और बहुत ही अच्छे पोएट थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका निधन एट द एज ऑफ 25 हुआ था। बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से चल बसे थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 25. Question number 3, John Keats was died of. तो जॉन किट्स की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शंस आर ए, जॉन्डिस, बी, प्लेग, सी, कैंसर, डी, ट्यूबरक्यूलोसिस। सो हियर जॉन किट्स वाज डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ये ट्यूबरक्यूलोसिस की जो बीमारी थी उनको, इसकी वजह से उनका मृत्यु हुआ था एट द अर्ली एज ऑफ 25. ऑप्शन डी इज द correct answer. Next question, the grasshopper is a symbol of dash. Options are A, hot summer, B, cold winter, C, a rainy season, D, extreme weather. Okay, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो पोयम है, ये पोयम एक पृथ्वी का जो संगीत है, कुदरत का जो संगीत है, इसके बारे में है। तो ये जो दो इंसेक्ट्स है इस पोयम में, एक है ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर जो है उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है, वो कौन से सीजन में वो गाता है, ओके, और इसलिए उसको, ग्रास हॉपर को, उसका सिंबल कहा गया है उस सीजन का। तो द करेक्ट आंसर इज द ग्रास हॉपर इज अ सिंबल ऑफ हॉट समर, क्योंकि समर में, ओके, गर्मी के दिनों में ग्रास हॉपर उसका गाना गाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, the cricket is a symbol of dash. Options are A, hot summer, B, cold winter, C, rainy season and D, extreme weather. इस पोएम में दो इंसेक्ट्स हैं, एक है ग्रास हॉपर जो कि सिंबल है हॉट समर का, क्योंकि वो समर में गाना गाता है, और दूसरा इंसेक्ट है क्रिकेट। और ये जो क्रिकेट इंसेक्ट है, इसका जो गाना है, ये इसका गाना कोल्ड विंटर में गाता है, इसलिए उसको
कोल्ड विंटर का सिंबल कहा गया है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. The song of the grasshopper and the cricket represent the poetry of. Represent the poetry of. तो यहाँ इनका जो सॉन्ग है ग्रास हॉपर और क्रिकेट का, ये किसकी पोएट्री रिप्रेजेंट करते हैं? इस पोएम में जो पहली लाइन है, उसी पहली लाइन में ही पोएट हमें बताते हैं कि ये पोएट्री ऑफ क्या है। ऑप्शंस आर ए जॉन किट्स, बी नेचर, सी सॉलिटरीनेस, डी अर्थ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम has the answer that it is the poetry of earth. It is the poetry of earth. So option D is the correct answer. Question number 7. Where does the grasshopper take rest when tired? Options are A under the stone, B under the weed, C on a tree, D in a nest. तो ये जो ग्रास हॉपर है, ये इसका गाना गाने के बाद जब वो थक जाता है तो वो कहाँ आराम करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अंडर द वीड। वीड यानी कि एक यूजलेस प्लांट जो कि क्रॉप्स में आता है, दैट इज अंडर द वीड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्रेज न्यू मोर्न मीड? Options are A new shade, B newly built nest, C freshly cut grasslands, D new song of the insects. तो यहाँ इस पोएम में एक फ्रेज है जो कि न्यू मोर्न मीड ऐसी फ्रेज है, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ओके, तो ये जो फ्रेज इस पोएम में है, इसका मीनिंग है फ्रेशली कट ग्रासलैंड्स। न्यू मोर्न मीड यानी कि फ्रेशली कट ग्रासलैंड्स, मोन यानी कट यहाँ, और मीड यानी मीडोज यानी कि ग्रासलैंड्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई डू द बर्ड्स फेंट? ऑप्शंस आर ए एज दे डू नॉट गेट इनफ रेस्ट, बी एज दे गेट टायर्ड ऑफ द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सी एज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, एंड डी एज दे डू नॉट गेट इनफ फूड। इस पोएम में दो पार्ट्स में डिस्क्रिप्शन है। पहला जो पार्ट है पोएम का, वो हॉट समर के बारे में है जहां ग्रास हॉपर उसका गाना गाता है, और दूसरा जो पार्ट है वो कोल्ड विंटर के बारे में है जहां क्रिकेट का सॉन्ग ये पृथ्वी का सॉन्ग ऐसा आया है। तो पहला जो पार्ट है जहां ग्रास हॉपर का सॉन्ग ये हॉट समर का सिंबल है, तो यहां एक ऐसी बात हमें पोएट बताते हैं कि जनरली बाकी के जो पंछी है, बाकी के जो बर्ड्स है, वो फेंट यानी उनको चक्कर आता है। ओके, वो अनकॉन्शियस होते हैं इन दैट वे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम समर होता है, तो सूरज की जो हीट होती है, वो हीट वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो फेंट होते हैं, उनको चक्कर आता है। As they get tired of the scorching heat of the sun. So option B is the correct answer. Question number 10. What is not the theme of On the Grasshopper and Cricket? तो ये जो पोएम है इसकी थीम क्या नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शंस इस पोएम के थीम के बारे में है और एक ऑप्शन इस पोएम के थीम के बारे में नहीं है। ऑप्शंस आर ए the nature is always a spontaneous source of optimism and happiness, B nature never imparts pessimism and is never sad, C change in situation does not bring hindrances, that is obstacles, in the continuous joy of nature, and D the loss of pristine nature। तो यहाँ ऑप्शंस ए, बी और सी ये डेफिनेटली इस पोएम के थीम के बारे में है, सेंट्रल आइडिया के बारे में है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, दैट इज द लॉस ऑफ प्रिस्टाइन नेचर, ये ऑप्शन इस पोएम की थीम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट हैज पुट एवरीथिंग टू साइलेंट मोड? किसकी वजह से सब कुछ शांत है? ऑप्शंस आर ए हॉट समर, बी फ्रॉस्ट, सी रेन,
D. The scorching heat. तो यहाँ पोएम के दूसरे पार्ट में जहां कोल्ड विंटर में क्रिकेट का गाना ये अर्थ का म्यूजिक है ऐसा बताते हैं पोएट, तो वहां एक जगह पोएट कहते हैं कि फ्रॉस्ट, ओके, फ्रॉस्ट हैज पुट एवरीथिंग टू साइलेंट मोड। फ्रॉस्ट की वजह से, कोल्ड विंटर की वजह से सब कुछ शांत सा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. How is the tone of the poem on the grasshopper and cricket? ये पोएम का टोन कैसा है? Options are A. Pessimistic यानी कि निराशावादी, B. Joyous, joyous यानी कि बहुत ही with full of joy, C. Serious, D. Humorous, humorous that is comic. So the tone of the poem is very joyous, that is full of joy. Option B is the correct answer. Question number 13. Whose voice is shrill according to the poet? किसका वॉइस, आवाज श्रिल है? ओके, तो दो यहाँ इंसेक्ट्स है, एक है ग्रास हॉपर, दूसरा है क्रिकेट, तो किसका आवाज श्रिल है? ऑप्शंस आर ए द ग्रास हॉपर्स, बी द क्रिकेट्स, सी द पोएट्स, डी द अर्ट्स. So according to the poet, the cricket's voice is shrill, shrill that is high pitched tone. So option B is the correct answer. Question number 14. The song of cricket is coming from the. ये जो क्रिकेट है इसका गाना कहां से सुनाई दे रहा है? ओके, ऑप्शंस आर ए हेज, बी रिवर, सी स्टो, डी ट्री. तो the correct answer is option C, that is stow. The song of cricket is coming from the stow. Question number 15. What is the form of the poem on the grasshopper and cricket? तो ये जो पोएम है grasshopper and cricket, इसका फॉर्म क्या है? Is it a ballad? Is it a lyric? Is it a free verse? Or is it a sonnet? So the form of the poem on the grasshopper and cricket is sonnet. It is a sonnet. ये एक sonnet है. Option D is the correct answer. Question number 16. What type of sonnet the poem on the grasshopper and cricket is? Okay, ये poem sonnet है, तो sonnet का कौन सा प्रकार है, कौन सा type है? Options are A. Shakespearean sonnet, B. Petrarchan sonnet, C. Miltonic sonnet, D. Spenserian sonnet. So the right answer is option B, that is this poem is a Petrarchan sonnet. So what is Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet has 14 lines and it is divided into two parts. The first part is called octave, which is of 8 lines, and the second part is called sestet, which is of 6 lines. So option B is the correct answer. Question number 17. What is the rhyming scheme of the poem on the grasshopper and cricket? Options are A. ABBA, ABBA, CDE, CDE, B. ABBA, ABBA, CDC, CDC, C. ABAB, ABAB, DCD, DCD, D. ABAB, BABA, CDE, CDE. So the right answer is this poem has a rhyming scheme as ABBA, ABBA, CDE, CDE. Generally all Petrarchan sonnets have this kind of rhyming scheme. There is little bit variation in some Petrarchan sonnet in sestet, whereas there is a rhyme scheme like CDC, DCD or CDE, CDE. This sonnet has CDE, CDE as rhyme scheme in the sestet. So option A is the correct answer for this poem. Question number 18. Identify the figure of speech in the line The poetry of earth is never dead. एक लाइन है इस पोएम में, तो यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किया है, ऐसा प्रश्न है. ऑप्शंस आर ए सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी एलिट्रेशन. So the right answer is personification. The poet uses here personification. What is personification? Personification is a figure of speech where it is assumed that non-living things are living things and the characteristic features of living things are given to non-living. तो यहाँ इस लाइन में the poetry of earth is never dead, तो ऐसा assume किया गया है कि अर्थ एक लिविंग थिंग है,
क्योंकि उसको डेड ऐसा कहा है। तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज द न्यू मून मीड। तो एक फ्रेज है इस पोएम में, द न्यू मून मीड। तो यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ऑप्शंस आर ए सिमिली, बी एलिट्रेशन, सी मेटाफर, डी पर्सोनिफिकेशन। तो अगर आप क्लोजली यहां देखोगे तो यहां द न्यू मून मीड, म साउंड रिपीट हुआ है। तो म is a consonant sound, and when there is a repetition of consonant sound at the beginning of the words in a line, in a single line of the poem, हम उसको कहते हैं कि ये alliteration का example है। Okay, repetition of a consonant sound in a single line of poetry. So that is alliteration. So option B is the correct answer. Question number 20. Who does the cricket song resemble to people lost in drowsiness? Options are A, the grasshopper, B, the nightingale, C, John Keats, D, the people. So here the correct answer is the grasshopper. Okay, the cricket's song resembles to the grasshopper to the people lost in drowsiness. जो लोग ऐसे नींद में है, धुंध में है, ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट का सॉन्ग कैसा सॉन्ग है? ये जैसे ही ग्रास हॉपर का सॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज लॉस्ट इन ड्राउजीनेस? ऑप्शंस आर ए द grasshopper, बी द क्रिकेट, सी द पीपल, डी द पोएट। तो यहाँ ड्राउजीनेस मीन्स इट रेफर्स टू फीलिंग abnormally sleepy during the day, that is the drowsiness. तो यहाँ सेकंड पार्ट में जहां पोएट कहते हैं कि जो लोग ऐसे ड्राउजीनेस में है उनको लगता है कि ये क्रिकेट का सॉन्ग ग्रास हॉपर के सॉन्ग जैसा है। तो कौन ड्राउजीनेस में है? द पीपल। ओके, द पीपल लॉस्ट इन ड्राउजीनेस। Question number 22. The poem on the grasshopper and cricket is written in. तो exactly कौन सा फॉर्म है जिस फॉर्म में, ओके, या फिर मीटर में ये पोएम लिखी है? कौन सा मीटर है? ऑप्शंस आर ए स्पेंसरियन स्टैंजा, बी iambic pentameter, सी राइम रॉयल, या फिर डी फ्री वर्स। सो दिस पोएम इज written in iambic pentameter. So option B is the right answer. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।